मेरा नाम श्वेता है। मैं आज आप सब लोगों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसको सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू निकल आएंगे। मेरे पिता मेरा जन्म होने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद हमारे घर में परेशानी आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे पिता ही थे। मेरी माँ के ससुराल वालों में से भी कोई नहीं था। माँ का कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो अपने मायके चली गई थी। मेरी माँ के माता पिता भी काफी साल पहले गुजर चुके थे। बस उनके भैया भाभी ही उनका आखिरी सहारा है, इसलिए वो अपने भैया भाभी के घर मुझे लेकर चली गई थी। मैं और मेरी माँ हर तरह से उन दोनों के ही सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे मामा तो पूरी तरह से अपनी पत्नी के गुलाम बने हुए थे और पूरी तरह से अपनी पत्नी के बस में थे। मामी दिन को रात कहती तो मामा के लिए रात हो जाती, और रात को दिन कहती तो मामा के लिए दिन हो जाता। मामा पूरी तरह से अपनी पत्नी की ही सुनते थे। मैंने जब से होश संभाला था तब से ही अपनी माँ को घर के सारे काम करते हुए देखा था। सारा दिन मेरी माँ मामा मामी और उनके बच्चों की ही सेवा करने में लगी रहती थी, और रात को थक हार कर आस पड़ोस के लोगों के कपड़े सिला करती थी। टीबी से खांस खांस कर मेरी माँ के फेफड़ों का बुरा हाल हो गया था। सारा दिन और सारी रात कामकाज कर करके मेरी माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। उनका ना तो कोई इलाज हो रहा था और ना ही उनको कोई दवा मिल रही थी। वो रात को मेहनत करके मेरे लिए कुछ न कुछ पैसे जोड़ती रहा करती थी। मामी सिर्फ मेरी माँ पर ही जुल्म नहीं किया करती थी, बल्कि मुझ पर भी बहुत जुल्म किया करती थी। मामा को तो अपनी पत्नी के आगे अपनी बहन और भांजी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती थी। मामा को अपनी पत्नी से इतना ज्यादा डर लगता था कि वो अपनी पत्नी का हर हुक्म अपनी सराखों पर रखते थे। आखिरकार मेरी माँ उनकी सगी बहन थी, लेकिन कभी उन्होंने अपनी सगी बहन के लिए अपने घर में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया था। मामी हमें अपने घर पर बोझ समझती थी, क्योंकि हम उनके घर में उनके सर पर पड़े हुए थे। मेरी माँ कपड़े सी कर पैसे जोड़ रही थी ताकि जल्द से जल्द वो मुझे इस घर से लेकर चली जाए, लेकिन हमारा तो बुरा टाइम चल रहा था, इसलिए हमें अच्छे दिनों की उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ को वक्त ने इतना टाइम ही नहीं दिया कि वो अपने लिए या मेरे लिए कुछ कर पाती। एक दिन खांसते खांसते मेरी माँ अपनी आंखों में अच्छे दिनों की ख्वाहिशें लेकर मुझे मामा मामी के सर पर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। मामी जैसी जालिम औरत को मेरी माँ के मरने का भी कोई अफसोस नहीं हुआ था, और मामा, जबकि मेरी माँ उनकी सगी बहन थी, उन्होंने भी कोई खास अफसोस नहीं किया था, बल्कि वो दोनों तो बहुत ज्यादा सुकूनदेह हो गए थे, क्योंकि उनके सर से बोझ जो उतर गया था। आस पड़ोस के लोगों ने ही मेरी माँ का अंतिम संस्कार किया था। एक मेरी मामी ने मुझे घर से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया था। पहले तो मामी को मेरी माँ के रूप में सारा दिन काम करने वाली नौकरानी मिली हुई थी, जिसकी वजह से वो मुझे भी किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया करती थी। लेकिन अब तो मेरी माँ भी चली गई थी, इसलिए मुझे वो अपने घर में क्यों रखती। जब मेरी मामी ने मुझे घर से निकाला था तब मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी, और मैं नहीं जानती थी कि कौन मेरे साथ किस तरह का बिहेवियर कर रहा है। आस पड़ोस के लोगों ने मेरी मामी को बहुत समझाया था, लेकिन मामी ने कह दिया था कि जिसको ज्यादा हमदर्दी है वो इसे अपने साथ लेकर जा सकता है। मामा के दिल में तो मेरे लिए थोड़ा बहुत रहम आ भी रहा था, लेकिन मामी ने उनसे साफ साफ कह दिया था कि अगर इस घर में अपनी भांजी को दोबारा वापस लाने के बारे में सोचा भी तो खुद भी उसके साथ साथ घर से बाहर निकल जाना। इसी तरह से मामा ने भी मेरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। मेरे घर से थोड़ी दूर जाकर एक घर था। जिन लोगों के पास कोई औलाद नहीं थी, उन्हें हमारे घर के हालात के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो लोग मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए थे। उन्हें बेटी की ख्वाहिश थी। उनके पास अपना एक सगा बेटा था। वो काफी सुलझे, समझदार और पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने मुझे अपने घर पर कोई तकलीफ नहीं होने दी थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया और मैं उसी घर में पली बड़ी, और देखते ही देखते मैं 22 साल की हो गई थी। मैंने 12वीं तक तो अपनी पढ़ाई कर ली थी, लेकिन अब उस घर का सहारा भी मेरे लिए खत्म होने वाला था। 6 महीने पहले ही उनके बेटे की शादी हुई थी, जिनके घर पर मैं रहा करती थी। शुरू के दिनों में तो उनकी बहू बहुत अच्छी रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। उसको घर में अपने पति के अलावा कोई भी पसंद नहीं था। सास ससुर को तो वो फिर भी बर्दाश्त कर लिया करती थी, लेकिन मेरे साथ तो वो ना जाने मुझसे कौन से जन्म का बदला निकाल रही थी। उठते बैठते चलते फिरते उसने मेरे इंसल्ट करना अपना दिन भर का रूटीन बना लिया था।
शुरू शुरू में तो वो दोनों पति पत्नी जिन्होंने मुझे पाला था मेरी साइड लेकर अपने बेटे की बहू को डांट दिया करते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ अब उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही थी कि वो अपनी बहू का मुकाबला कर पाते। फिर भी उन्होंने एक फैसला किया, इससे पहले उनकी बहू सब कुछ अपने नाम कर ले, उससे पहले ही वो मुझे किसी मजबूत हाथों के हवाले कर देना चाहते थे जो मेरा ख्याल रख सके। उन दोनों पति पत्नी ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह पाला था, लेकिन उनकी बहू उनकी अच्छाई देखते हुए भी कभी उनकी बेटी ना बन सकी। हालात को देखते हुए उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया था, लेकिन कब तक वो मेरी जिम्मेदारी उठा सकते थे। मामा मामी ने तो मुझे घर से निकालने के बाद एक बार भी मेरी तरफ पलटकर कभी नहीं देखा था। ये तो इन लोगों का एहसान था मुझ पर, जो इन लोगों ने बिना किसी लालच के सिर्फ इंसानियत के नाते मुझे अपने घर में इतने सालों तक सहारा दिया था। न सिर्फ मेरी अच्छी परवरिश की थी, बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक मुझे पढ़ा लिखाकर किसी काबिल बना दिया था। उन्होंने मुझे अपने फैसले के बारे में बता दिया था। मैं बिना कुछ कहे सुने ही मान गई थी। वो लोग चाहते थे कि वो किसी अच्छी जगह मेरा रिश्ता तय करने के बाद मेरी शादी कर दें और जिस तरह से मेरा घर बस जाए। फिर जल्द से जल्द उन लोगों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मैं दुल्हन बनकर अपने नए घर और नए कमरे में थी। शादी के बाद मेरे दिल में नए नए तरह के ख्याल भी आ रहे थे और खुशी भी बहुत थी कि अब मेरी खुशहाल जिंदगी शुरू होने वाली थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा और कोई नहीं था। मेरे पति का एक छोटा भाई था जिसने पहले किसी लड़की से लव मैरिज कर ली थी और वो उस लड़की को भगाकर ले गया था। और जब से मेरे देवर ने इस तरह से लड़की को भगाने के बाद शादी की थी, मेरे पति के मोहल्ले में बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। इसी वजह से उन्होंने अपने छोटे भाई से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे। सास ससुर भी आगे पीछे ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब मेरा पति इस घर में अकेला ही रहता था। मैं तो सिर्फ यही सोचती थी कि इस अकेले घर में मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी निकली और इस बात का अंदाजा मुझे बहुत जल्द ही हो गया था जब मेरा पति पहली रात ही कमरे के अंदर आया और आते ही उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। आधी रात के टाइम मैं अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी, क्योंकि मेरा पति शादी की पहली रात ही शराब पीकर आया था। न जाने मेरी किस्मत ने मुझसे किस बात का बदला लिया था। शायद मेरी जिंदगी में कोई सुख लिखा हुआ ही नहीं था। उस दिन मेरा पति मुझे मारने के बाद न जाने कहां पर चला गया। काफी रात हो गई थी। मेरा पति अभी तक वापस नहीं आया था। सच बात तो ये थी कि मेरे पति की आदत शक करने वाली थी और उसको मेरा खूबसूरत होना पसंद नहीं आया था। वो गलत संगतों में पड़ा हुआ था। जिनकी पत्नियां खूबसूरत होती हैं वो लोग तो खुश होते हैं, लेकिन मेरा पति मेरी खूबसूरती को अपने लिए मुसीबत समझ रहा था। पहली रात से ही मैंने खामोश रहना सीख लिया था। मेरा पति बहुत ज्यादा शक करने वाला आदमी था। वो ऐसे आदमियों में से था जो अपनी पत्नियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया करते थे। मैं समझी थी कि शायद वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा था उसका व्यवहार इसी तरह से और ज्यादा बिगड़ता चला गया। वो मुझे किसी के सामने नहीं आने देता था। हर टाइम मुझे अजीब अजीब सी नजरों से घूरता रहता था। जितना टाइम वो घर पर होता था मुझे अपनी नजरों से अलग ही नहीं होने देता था और जैसे ही घर से बाहर जाता था दरवाजे को बाहर से लॉक करके जाता था। और अगर घर में कोई मेहमान आ जाता तो वो मुझे कमरे से ही नहीं निकलने देता था। जितनी देर घर में मेहमान रहते कमरे का दरवाजा लॉक करके ही रखता था। अगर कभी मैं उसका अच्छा मूड देखकर उसके लिए तैयार होती तो वो एकदम से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन खतरनाक कर लिया करता था और मेरे साथ बुरी तरह से मारपीट शुरू कर देता था। फिर बाद में मुझसे माफी भी मांग लिया करता था। मैंने पूरे 1 साल तक ये सब कुछ बर्दाश्त किया था। मैंने कभी पलटकर अपने पति को कोई भी जवाब नहीं दिया था। उसकी इतनी मारपीट के बावजूद भी मैं उसके सिर्फ एक बार माफी मांगने पर उसकी सारी बातों को भुलाकर उसे माफ कर दिया करती थी, मगर वो हर बार फिर से ऐसे ही करता था। अब मैं उसकी हरकतों से बहुत तंग आ चुकी थी। मेरे खूबसूरत होने में मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी मैं 1 साल से उसके हर जुल्म को बर्दाश्त करती आ रही थी कि शायद वो अब सुधर जाए और हमारी जिंदगी अच्छी तरह से गुजरने लगे। मगर ऐसा नामुमकिन सा लग रहा था। उसकी जुल्म तो मुझ पर दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। उसके जुल्मों की तरफ देखते हुए मैंने भी अब सोच लिया था कि मैं उससे तलाक ले लूंगी, क्योंकि मैं अब उसके इन जुल्मों से बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। उसे मुझे मारने के बाद मेरी चोटों पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता था। वो मुझे जानवरों की तरह पीटा करता था और उस घर में मुझे उससे बचाने वाला भी कोई नहीं था।
मैंने सोचा कि उसे तलाक लेने के बाद मैं किसी नौकरी की तलाश कर लूंगी, जो नौकरी भी मेरे काबिल होगी वही काम मैं कर लूंगी और किसी भी तरह से अपनी जिंदगी को गुजार लूंगी। लेकिन मुझे मारपीट वाली जिंदगी अब बिल्कुल भी जीना गवारा नहीं है। मैं उस आदमी के साथ अब और नहीं रहना चाहती थी और उसके जुल्म को बर्दाश्त करने की मुझ में अब और हिम्मत नहीं बची थी। एक दिन मैंने ऐसे ही अपने पति से तलाक लेने के बारे में कह दिया, जिस पर कुछ देर तक तो वो मुझे देखता रहा और फिर चुपचाप घर से बाहर चला गया। मुझे भी उसके चुप रहने पर तसल्ली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे आसानी से तलाक दे देगा। मगर आज रात जब मैं सो रही थी तो अचानक मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोल कर देखा तो मेरा पति मेरे मुंह पर तकिया रखकर मुझे मारने की कोशिश में लगा हुआ था। वो मुझे जान से मार चुका होता। मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया और ग्लास को महसूस करते हुए पकड़कर उसके सर पर दे मारा और अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी मंजिल कहाँ है। मेरी जान तो बच गई थी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब मैं अपने घर से निकली तो बिना इधर उधर देखे बस भागते ही चली जा रही थी। मुझे अपना कोई होश नहीं था, ना ही मेरे पास दुपट्टा था और ना ही मेरे पैरों में चप्पल थी। मैं नंगे पैर ही रात के उस टाइम सड़क पर भाग रही थी। भागते भागते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा और वापस आगे बढ़ी तो किसी का सर मेरे सर से टकरा गया और मैं अपना माथा सहलाने लगी। यही हाल सामने वाले का भी था। मैंने जब नजर उठाकर देखा तो मेरे सामने 35 साल की औरत खड़ी हुई थी। मैंने घबराए हुए अंदाज से उस औरत से माफी मांगी और वहां से आगे बढ़ने लगी। तभी उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैंने ना समझी समझते हुए उसकी तरफ मुड़कर देखा तो बस वहीं पर मेरा 1 मिनट के लिए रुकना मेरे लिए मुसीबत बन गया था। मेरी जान तो पहले ही मुसीबत में आई हुई थी, जिसको बचाकर मैं घर से भागी थी। ऐसे में अगर यहाँ रुकने पर मेरा पति मेरे सर पर पहुंच जाता तो फिर क्या होता। पता नहीं मैं सांस भी ले पाती या नहीं। मैं रोती हुई आंखों से पीछे की तरफ देखने लगी जहां से मैं भागकर आई थी। तभी उस औरत ने मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखा और मेरी तरफ देखते हुए वो मुझसे पूछने लगी कि तुम किससे भाग रही हो? इस टाइम तुम्हारा सड़क पर भागने का क्या मकसद है? वो औरत जिस अंदाज में मुझसे पूछ रही थी, मैं उसकी बातें सुनकर खड़ी की खड़ी रह गई थी। वो औरत मेरे लिए फिक्रमंद लग रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी मेरे लिए ऐसी ही फिक्रमंद होती। मैं उस औरत के पैरों में गिर पड़ी और उससे कहने लगी कि वो मुझे एक रात के लिए पनाह दे दे और कल से मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। उस औरत को मेरी बातों से अंदाजा लग गया था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तभी तो इस तरह मैं सड़कों पर भटक रही हूँ। मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गई थी, जिसको मैं समझ नहीं पाई थी। अगर उस टाइम में उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट को समझ जाती तो मैं जान सकती थी कि आखिर उस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं कभी भी उस औरत के साथ जाने की गलती न करती। मगर उस टाइम तो मुझे उससे मदद की जरूरत थी। वो औरत मुझे अपने साथ लेकर एक बड़ी सी कार में बैठाकर लेकर चली गई थी और कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुक गई। वो औरत मुझे अपने साथ मेरा हाथ पकड़कर बंगले के अंदर ले गई थी। बंगले के अंदर जाने के बाद मुझे अपनी संगीन गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं बंगले को चारों तरफ से देख रही थी और मैं समझ गई थी कि आखिर ये कोई घर नहीं बल्कि एक कोठा है। मैं डर गई थी और मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उल्टे पैरों वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उस औरत ने मेरे इरादे को समझते हुए किसी को इशारा किया। 2 हट्टे कट्टे आदमियों ने मुझे अपनी तरफ आते देखा और उन्होंने मुझे हाथों से पकड़कर मुझे घसीटते हुए ले जाकर एक कमरे में फेंक दिया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी और कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। मैं बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ी थी। मैंने जब सर उठाकर सामने देखा तो मेरी ही जितनी उम्र की लड़की कमरे में बैठी अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। मैं उसकी तरफ देखने लगी, जबकि मैं अपनी किस्मत पर बुरी तरह से रो रही थी। जान बचाने के चक्कर में मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगा बैठी थी। सड़क पर जो औरत मुझे मिली थी और वो मुझे पनाह देने के लिए जिस बंगले में लाई थी, उस बंगले को कोठा कहते थे और एक इज्जतदार इंसान के साथ कोठे नाम का शब्द उसके नाम के साथ जुड़ना ही उसकी मौत होता है और फिर वहां जाकर रहना। मगर मेरी किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई थी। अब मैं अपनी जिंदगी और किस्मत पर बहुत ज्यादा पछता रही थी। न जाने अब मेरी किस्मत मेरे साथ और क्या क्या खेल खेलने वाली थी। बेड पर जो लड़की बैठी थी उसका नाम कंगना था। वो फौरन से उठकर मेरे पास आई
और मुझे सहारा देकर उठाने लगी और उसने मुझे एक तरफ को बैठा दिया और वो मुझे पानी का गिलास देने लगी, जिसे मैं गटागट पी गई क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। मैंने ऐसा महसूस किया कि ये लड़की कंगना यहाँ पर बहुत सुकून से बैठी हुई थी, बल्कि यहाँ पर तो मेरा दम घुट रहा था। तभी कंगना ने मुझसे मेरे बारे में पूछा और इसी तरह से हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई। मैंने उसे अपनी जिंदगी में हुए सारे हादसों के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर कंगना को बेहद अफसोस हो रहा था। किस तरह से मैं मासूम सी लड़की इस गंदी सी जगह पर पहुंच गई थी। मुझे खुद पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि न जाने मेरी जिंदगी मेरे साथ और कितना बुरा सलूक करने वाली थी। यहाँ पर किसी टाइम का कोई भरोसा नहीं था। क्या पता कौन यहाँ पर आकर किस टाइम अंदर दाखिल हो जाए और कब मेरी इज्जत को तार तार कर दे। ना जाने मेरी किस्मत मुझसे कौन सा इम्तिहान लेने वाली थी। मैं कंगना के सामने बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थी, जबकि मेरी कहानी सुनकर कंगना भी रोने लगी थी। कंगना ने मुझे बताया कि वो भी इसी तरह से इस कोठे पर आई थी। कंगना ने बताया कि उसकी शादी किसी पागल आदमी के साथ हुई थी। उसका पति पागल था, इसलिए वो उससे तलाक लेकर घर से निकल आई थी, जहाँ पर उसके देवर ने उसे कोठे पर बेच दिया था। तभी से लेकर अब तक वो इस कोठे पर ही थी। शुरू में तो उसने यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा हंगामा किया था, लेकिन फिर भी वो बेचारी अपनी इज्जत नहीं बचा पाई थी। वो पिछले 4 साल से इसी कोठे पर रह रही थी। कोठे पर नशा करने के अलावा जो कुछ होता है उसके बारे में सबको सही तरह से पता था। कंगना एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। कॉलेज में कंगना को एक लड़के से प्यार हो गया था। वो लड़का भी कंगना को बहुत पसंद करने लगा था और यही हाल कंगना का भी था। उस लड़के के लिए कंगना ने अपने बचपन से तय हुआ रिश्ता खत्म कर दिया था और घर वालों के खिलाफ जाकर उस लड़के से शादी कर ली थी। शादी के बाद शुरू में तो हालात बहुत अच्छे रहे थे, लेकिन फिर कंगना के पति का पागलपन उसके सामने आ गया। कंगना ने अपने पति से कहा कि तुम पागल हो, इस बारे में मुझे पहले नहीं पता था। और कंगना का देवर अपने पागल भाई का फायदा उठाते हुए अपनी भाभी को कोठे पर बेच आया था। कंगना मौका मिलते ही यहाँ से भाग गई थी और वापस अपने घर भी चली गई थी, लेकिन उसके फैमिली वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। मजबूरन अपने पेट की भूख मिटाने के लिए कंगना को वापस इसी दलदल में आना पड़ गया था। वो लाड प्यार से पाली गई लड़की कोठे पर कई लोगों की हवस का शिकार हुई थी। आखिर उसने यहाँ की मालकिन, जिसका नाम चंदाबाई था, उसके पैरों में गिरकर उससे भीख मांगी थी कि उसके साथ ये सब ना किया जाए। चंदाबाई को जाने उसकी कौन सी बात पसंद आ गई थी। उसके बाद उन्होंने वहां पर कंगना को सिर्फ वहां के लोगों के सामने नाचने के लिए ही रखा था। कंगना वहां की बेहतरीन डांसर थी और अब तो चंदाबाई उस पर पूरी तरह से भरोसा भी करने लगी थी। तभी तो मुझे भी यहाँ पर कंगना के हवाले ही कर दिया गया था, ताकि वो मुझे अच्छी तरह से तैयार करके महफिल में पहुंचा दे। उसका इरादा मेरी बोली लगाने का था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसे मुझसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और बार बार इधर से उधर चक्कर काट रही थी। कंगना बहुत देर तक बैठी हुई मुझे देखती रही थी और फिर मुझसे कहने लगी कि तुम्हें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सोचने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। बेवजह इतने चक्कर लगाने से सिर्फ तुम्हारी टांगों में ही दर्द हो सकता है। मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं करती तो क्या करती, कैसे भागती, यहाँ से मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। कंगना ने भी तो यहाँ से भागने की कोशिश की थी और वो भागने में कामयाब भी हो गई थी, और उसे तो यहाँ पर रहते हुए भी 4 साल हो गए थे, इसीलिए उसे अच्छी तरह से यहाँ के हर रास्ते के बारे में पता होगा। मैं फौरन ही कंगना के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, क्योंकि एक वही थी जो मुझे यहाँ से निकाल सकती थी। मैं उसके आगे रिक्वेस्ट करने लगी कि वो मुझे यहाँ से निकाल दे। बदले में जो वो मुझसे कहेगी मैं वही करूंगी। काफी देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद कंगना मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई थी। बदले में जो उसकी शर्त थी वो भी मैंने मान ली थी। रात के 4 बजे जब शोर शराबा खत्म हो गया था और सब शराब के नशे में धुत हुए इधर उधर गिरे पड़े थे, तब कंगना मुझे लिए हुए कमरे से बाहर निकली और दबे पांव एक तरफ को चलने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। बत्तियां सारी बंद थी और ये भी उसी का ही काम था। उसने सारी लाइट्स बुझा दी थी। वो मुझे अपने साथ लेकर चलती चली जा रही थी और एक जगह पहुंचकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और अंदाज से ही उसने दरवाजा खोल दिया। ये कोठे की पीछे साइड की तरफ का दरवाजा था। कंगना मेरे गले लगी और मुझसे कहने लगी कि अब तुम जा सकती हो। मैं जैसे ही बाहर निकलने लगी
तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में एक लेटर थमा दिया और मुझसे कहने लगी कि तुम्हें अपना वादा जरूर पूरा करना है, मेरे वादे को भूल न जाना। मैं इंतजार करूंगी, ये मेरी अमानत है जो तुम्हें हर हाल में ये लेटर पहुंचाना है। मैंने कंगना को तसल्ली दी और कहा कि मैं हर हाल में तुम्हारा ये काम करूंगी, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। ये कहते हुए ही मैं कंगना को बाय कहकर वहां से चली गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि न जाने अब उसके साथ क्या होने वाला था। मैं वहां से भाग गई और मुझे भागते हुए काफी देर हो गई थी। सुबह के 6:30 बज गए थे और रोशनी चारों तरफ फैलना शुरू हो गई थी। मैं चलते चलते ना जाने कहाँ आ गई थी। मैं बहुत थक गई थी और मेरा गला सूख रहा था। मुझे अब बहुत तेज प्यास लग रही थी। मैंने चारों तरफ देखा तो जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थी, जिससे ये पता चल रहा था कि ये भिखारियों के रहने की जगह है। इस टाइम जहाँ मैं पहुँच गई थी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी जगह थी। मैंने कंगना के दिए हुए लेटर को अपने पास संभाल कर रख लिया था। फिर सामने की तरफ बनी हुई झोपड़ी की तरफ चलने लगी। दरवाजे के आगे पहुंचकर मैंने दरवाजा बचाया। वो दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था और उस पर पर्दा भी पड़ा हुआ था। मेरे दूसरी बार के बजाने पर ही वो दरवाजा खुल गया। सामने से एक 20 साल की लड़की बाहर निकली थी, जो देखने में बहुत गंदी सी लग रही थी। वो मुझे घूर कर देखने लगी। तभी मैंने उसके घर के अंदर जाने की परमिशन मांगी और उससे पानी मांगा। उसने थोड़ा झिझकते हुए मुझे अंदर आने का इशारा किया, फिर मेरे अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर दिया। झोपड़ी छोटी सी थी। लोग इसे अपनी भाषा में झुग्गी कहते हैं, जो मिट्टी, गारे और घास फूस से बनी होती है। मैंने झोपड़ी के अंदर देखा कि बहुत ज्यादा सफाई थी, लेकिन वो लड़की मुझे बहुत गंदी लग रही थी। जमीन पर ही एक साइड में बिस्तर लगा हुआ था। एक तरफ छोटा सा चूल्हा और मिट्टी के ही कुछ बर्तन रखे हुए थे। मेरे बैठते ही उसने मुझे पानी लाकर दिया और पानी पीने के बाद मुझे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो अफसोस करने लगी थी। उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, तुम जब तक चाहो यहाँ पर आराम से रह सकती हो। मैं उसकी बहुत ज्यादा एहसानमंद थी और उसका शुक्रिया अदा करने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ पर आराम करो, मैं नहाने जा रही हूँ। झुग्गी के अंदर ही छोटी सी साइड में पर्दा बना हुआ था और वो वहाँ पर बैठकर नहा रही थी। मैं उसके नहाकर आने का इंतजार करने लगी। फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं रात भर की जागी हुई थी और मेरे दिमाग में भी टेंशन थी, इसलिए मुझे थोड़ा सुकून मिल गया था। मैं बहुत गहरी और सुकून की नींद में सो रही थी। जब मैंने आंख खोली तो दोपहर हो गई थी। मैंने झोपड़ी में चारों तरफ देखा, वहां मेरे अलावा कोई भी नहीं था। चूल्हे की एक साइड पर कुछ ढका हुआ रखा था। तभी वो लड़की भी दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। मैं उसको देखती रह गई थी। नहा धोकर साफ सुथरी होकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो ऐसी नहीं लग रही थी जैसा मैंने उसको यहाँ आने पर देखा था। उसने मुझसे भी फ्रेश होने को कहा। मेरे फ्रेश होने के बाद उसने मेरे लिए खाना लगाया। खाने का पहला निवाला लेते ही मैंने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी थी। उसके हाथ में बहुत ही ज्यादा टेस्ट था। वो एक भिखारन थी और आसपास के घरों में खाना बनाती थी। पहले वो सुबह सुबह सवेरे भीख मांगने जाती थी और उसके बाद वो दोपहर का और शाम का लोगों के घरों में खाना बनाने जाती थी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना गुजर बसर करती थी। उसने अपना नाम मनीषा बताया था। वो भी मेरी तरह बेसहारा और अनाथ थी। उसने बताया कि उसके सौतेले पिता ने पैसे के लालच में आकर उसकी शादी बड़े घर में कर दी थी। सौतेले पिता की बातों में आकर उसने अपने पति को इतना परेशान किया कि वो मनीषा को तलाक देने पर मजबूर हो गया था। सौतेले पिता के ही कहने पर वो हर वो काम करती जो उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका सौतेला पिता भी यही चाहता था कि उसका पति जल्द से जल्द उसे तलाक दे दे, क्योंकि वो लोगों के सामने अपनी बेटी का तमाशा बनाकर और उसके पति को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लूटना चाहता था। वो जानता था कि उसका पति अगर उसको मारे तो उसके शरीर पर चोटों के निशान आ जाए और जब उसको तलाक दे दे तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर और लोगों के सामने लड़के वालों की बेइज्जती करके उनसे पैसे वसूल ले। उसका सौतेला पिता हर टाइम उसे नए नए तरीके बताता रहता और वो बेचारी अपने पिता के गलत इरादों से अनजान थी। इसी तरह से उसके पिता ने गैर मर्दों के साथ भी उसका मिलना मिलाना शुरू कर दिया। जब ये चीज उसे गलत लगी तो उसने अपने पिता से कहा कि ये सब करना बहुत गलत है। उसके पिता ने कहा कि अगर ऐसे तुम्हारा पति तुम्हें दूसरे मर्दों के साथ मिलता हुआ देखेगा तो उसे तुम्हारे साथ अपनी मोहब्बत का एहसास होगा। वो ना समझ अपने सौतेला पिता की बातों में आकर फंस गई और शादी के 4 महीने बाद ही उसके पति ने उसे तंग आकर तलाक दे दी और मौके पर ही उसके पिता ने उन लोगों से पैसे की डिमांड कर दी।
उसके बाद उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। जब अपने सौतेले पिता के घर पहुंची तो उसका सौतेला पिता उसे देखकर बहुत खुश हुआ था, जैसे वो कोई बहुत अच्छा काम करके आई हो। सौतेले पिता पैसों के लालच में आकर मनीषा के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा था और जब उसके हाथ में पैसे आ गए तो उसने कुछ दिनों के बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उसके सौतेले पिता ने उसका जेवर और उसके साथ लाए हुए पैसे छीन लिए। जब मनीषा ने इस बात का हंगामा किया तो उसके सौतेले पिता ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उसको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। तब से ही वो भिखारियों की बस्ती में आ गई थी और भिखारन बनकर रह रही थी। शुरू में उसने भीख मांगकर अपना गुजारा किया, फिर उसे इस बस्ती के लोग मिल गए और वो यहाँ पर इस बस्ती में आ गई और वो यहाँ पर ही खाना बनाती थी, क्योंकि जिस घर का वो खाना बनाती थी वो अमीर लोग थे और जबकि मनीषा खाना अच्छा और टेस्टी बनाती थी, इसलिए उन्होंने मनीषा को खाना बनाने के लिए अपने घर में नौकरी पर रखा हुआ था। वो दोपहर का और रात का खाना बनाने के लिए टाइम से उनके घर पर चली जाती थी और अपने हिस्से का खाना लेकर वहाँ से आ जाती थी, जिससे वो उसे थोड़े पैसे भी दे देते थे और खाना भी दे दिया करते थे। मनीषा ने हालात का मुकाबला करना सीख लिया था, लेकिन इस सब के लिए उसे बहुत मुसीबतों और तकलीफों का सामना करना पड़ा था। अगर मैं होती तो मुझसे ये सब बर्दाश्त न होता और जाने कब की मर चुकी होती। मनीषा और कंगना की जिंदगियों से मुझे ये सीख मिली थी कि अकेली औरत का गुजारा करना बेहद मुश्किल है, जहाँ जगह जगह पर हवस के शिकारी हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि कब मौका मिले और वो हमारी इज्जत को तार तार कर दें। मैंने फैसला कर लिया था कि कंगना से किया हुआ वादा मैं पूरा करते ही अपने पति के पास वापस चली जाऊंगी। वो जैसा भी था, जो भी था, मगर वहाँ मेरी इज्जत को कोई खतरा नहीं था। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि पति के घर में मेरी इज्जत महफूज थी। खैर, शाम के टाइम पर मैंने मनीषा से अपने साथ चलने के लिए कहा। मनीषा ने जब अपने तकिए के नीचे से पैसे निकाले, मेरी नज़र मनीषा के तकिए के नीचे चली गई, जहाँ पर एक फोटो रखी हुई थी। फोटो देखते ही मैं चौंक गई थी। मैंने फौरन ही मनीषा से उस फोटो के बारे में पूछा तो जो कुछ मनीषा ने मुझे बताया, उसे सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था और रोती हुई वहां से निकल गई थी। मनीषा भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी। रात के लगभग 11:30 बजे पुलिस फोर्स ने कोठे पर छापा मार दिया था, जहां पर ब्यूटी पार्लर के नाम पर चंदाबाई और उसके सारे ग्रुप को रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। ब्यूटी पार्लर की आड़ में यहां पर गलत काम किया जा रहा था। मैं कुछ दूरी पर खड़ी हुई कंगना का इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। कुछ देर के बाद पुलिस ने एक लाश निकाली थी जो किसी लड़की की थी। मैं कपकपाते हुए कदमों के साथ उस लाश के पास गई और जैसे ही मैंने उस लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया तो ये देखते ही मेरी चीख निकल गई थी। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि कंगना की ही थी, जिसको मेरे भगाने के बाद चंदाबाई ने बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया था। मनीषा हक्का बक्का खड़ी रहकर कंगना की तरफ देख रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि ये मेरे पति की पहली पत्नी थी, जो पहले मेरे पति को छोड़कर भाग गई थी। मेरे सर पर तो आसमान ही टूट पड़ा था कि सारे राज आज ही खुलने रह गए थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। कंगना का मनीषा की सौतन होने का मतलब मैं ठीक तरह से समझ गई थी। कंगना की डेड बॉडी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। मैं मनीषा को साथ लेकर अपने घर की तरफ चली गई थी। घर पहुंचने में मुझे 2 घंटे लग गए थे। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो मेरा पति मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफिया मांगने लगा था। तभी पीछे से उसका भाई भी आ गया, जिसको मैंने आज तक सिर्फ फोटो में ही देखा था। मैंने अपने पति को मनीषा के सामने कर दिया। मनीषा, जो पहले ही शॉक थी, मेरे पति को देखकर फौरन ही होश में आ गई और वो मेरे पति से माफी मांगने लगी थी। मनीषा के तकिए के नीचे जो फोटो निकली थी वो किसी और की नहीं बल्कि मेरे ही पति की थी और मेरा पति मुझसे शादी करने से पहले मनीषा का पति रह चुका था और मनीषा से शादी करने से पहले वो कंगना का पति रह चुका था। मैंने अपने पति को कंगना के साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया था। हम चारों लोगों की जिंदगी अब एक ही मकाम पर थी, जिसमें से कोई भी किसी का कसूरवार नहीं था। मनीषा का कसूरवार उसका सौतेला पिता था और कंगना का कसूरवार मेरे पति के पीछे मेरी नजरों के सामने खड़ा हुआ मेरा देवर था, जिसने कंगना और उसके पति के बीच फूट डलवा दी थी। मेरा पति पागल नहीं था। उसके कान भरने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई था, जो अपने भाई का घर नहीं बसने देना चाहता था। मेरे टाइम पर भी उसने मेरे पति का बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था, इसलिए मेरा पति मुझ पर सख्ती करता था
ताकि अगर मेरे पति ने मुझे लगाम न डाली तो मैं भी उनकी पहली पत्नियों की तरह यहाँ से भाग जाऊंगी। मैंने कंगना का दिया हुआ लेटर निकाला और अपने पति के हवाले कर दिया। वो एक लेटर था। जैसा जैसा मेरा पति वो लेटर पढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे ही उसके चेहरे का रंग भी उड़ता चला जा रहा था। मेरे पति ने अचानक पीछे मुड़कर अपने भाई का गिरेबान पकड़ लिया और उसको बुरी तरह से पीटने लगा, जिससे उसका भाई जमीन पर गिर गया। कंगना के लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे पति का भाई चंदा बाई का राइट हैंड था, जो मासूम और भोली भाली लड़कियों को धोखे से अपने साथ ले जाकर कोठे पर बेच दिया करता था। न जाने उसने अब तक कितनी मासूम जिंदगी तबाह कर दी थी। मेरे पति ने फौरन पुलिस को फोन करके अपने भाई को पुलिस के हवाले कर दिया था और फिर मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगने लगा था। मैंने अपने पति को माफ कर दिया था, क्योंकि इस सब में मेरे पति का कोई कसूर नहीं था। उसके भाई ने ही हालात ऐसे पैदा कर दिए थे कि वो मुझ पर यकीन नहीं कर पाया। मनीषा चुपके से वहां से वापस अपनी बस्ती की तरफ चली गई थी, जबकि मैं और मेरा पति, हम दोनों ने कंगना की लाश पुलिस से किसी तरह से ले ली और उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। अब हम दोनों पति पत्नी आपस में खुश हैं, लेकिन कहीं न कहीं मनीषा की जिंदगी हमें ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने और मेरे पति ने फैसला किया कि हम मनीषा को अपने साथ ही इस घर में रख लें। अब हम अपने परिवार में खुश हैं और मनीषा भी हमारे साथ ही इस घर में रहती है। मनीषा ने अपनी उस झोपड़ी को छोड़ दिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।